नमस्कार, आदाब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। तो ये सेशन हमारा, इसका सब्जेक्ट हमारे 3 भागों में हम इसको देख सकते हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास, हिस्टोरिकल फिक्शन, ये सेशन में लिखा नहीं है मगर मैं इस पे ज़रूर बात करूँगी क्योंकि हमारे दोनों जो आज के पैनलिस्ट हैं बहुत ही दिग्गज हैं, दोनों बहुत ही महान राइटर। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को तो आप जानते हैं एज एन एक्टर, डायरेक्टर, राइटर। अशोक चक्र साहब भी बहुत रिनाउंड ऑथर, सटायरिस्ट हैं और फिल्मों के लिए भी लिख चुके हैं, फिल्मों, टेलीविज़न ड्रामाज वगैरह। तो इन दोनों से बात करने का मेरा आज सौभाग्य है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। तो पहले सर मैं आप दोनों से शुरुआत करना चाहूँगी। मिथोलॉजी पे हम बाद में आएंगे सर। पहले मैं चाहूँगी सर हम लोग हिस्ट्री और हिस्टोरिकल फिक्शन, इसका जो फ़र्क है इस पे थोड़ा सा गौर करें क्योंकि काफ़ी ऑडियंस को मुझे लगता है पहले से ज़्यादा शायद समझ कम है, या मैं एक तरह से कहूँगी दुर्भाग्य है कि फ़िल्म लिटरेसी इतनी नहीं है हमारे देश में कि लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि हिस्ट्री जो होती है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, वो एक चीज़ होती है कि जैसे ज़्यादातर राजाओं के जो दरबार में कोई होता था हिस्टोरियन, वो लिखता था। चाहे आप कल्हन की राज तरंगिनी देख लें जिन्होंने कश्मीर के डायनेस्टीज़ के बारे में लिखा, या आप अबू फ़ज़ल के देख लें, ऐन अकबरी देख लें, इस तरह के वो लोग रिकॉर्ड लिखते थे कि भाई राजा ने ये किया, वो किया, फलाना ढिमकाना। फिर दूसरी तरफ अगर हम हिस्टोरिकल फिक्शन पे देखते हैं तो जो काव्य होता है, जैसे पृथ्वीराज रासो का पहले मैं नाम लूँगी क्योंकि आप उससे जुड़े भी हैं, जो चांद बरदोई जी की कविता थी, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जयसी की। इसी तरह रंग रसिया एक फिल्म बनी थी केतन मेहता की, जो एक किताब पे बेस्ड थी, राजा रवि वर्मा जी के जीवन पे। तो उस वक्त मुझे याद भी है क्योंकि चूँकि मैं आईएनबी मिनिस्ट्री में थी, फिल्म्स देख रही थी और सेंसरशिप से भी मेरा वास्ता था। तो रंग रसिया को लेके बहुत विवाद हुआ था। इनफैक्ट वो जो रॉयल फैमिली है राजा रवि वर्मा जी की, उन्होंने केस कर दिया था हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा आपने मतलब इंसल्ट किया है, हमारे इतने ग्रेट फिगर हैं राजा रवि वर्मा। तो उन्होंने डिस्क्लेमर हालांकि डाला था फिल्म के आगे कि ये एक किताब पे बेस्ड है, लाइफ ऑफ राजा रवि वर्मा, लेकिन बहुत बड़ा विवाद हो गया था। तो क्या आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आप जुड़े हैं पृथ्वीराज से, और भी आपने बहुत सारे हिस्टोरिकल ड्रामास किए हैं। चाणक्य आपका सबसे फेमस सीरियल जिसमें आपने टाइटल रोल भी किया था, और आपने सर पानीपत के डायलॉग्स लिखे हैं, पानीपत फिल्म के। तो आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी कि क्या हम लोगों की ये समझ में मतलब ये हमारी समझ की वजह से हम समझ नहीं पाते कि हिस्ट्री और हिस्टोरिकल फिक्शन में फ़र्क क्या है। तो ऑडियंस आजकल मुझे लगता है पहले से ज़्यादा, शायद सोशल मीडिया का असर भी है क्योंकि हर एक के हाथ में आज कलम है, एक तरह से जो चाहे लिख दिया, कोई रोक टोक तो है नहीं। आप सेल्फ पब्लिश कर लीजिए, आप चाहे ट्विटर पे डालें, फेसबुक पे डालें, तो रिएक्शन इतनी ज़्यादा तुरंत आ जाती है और वायलेंट रिएक्शन भी आने लगती है कि लोग समझते भी नहीं हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं, सोच क्या रहे हैं, और एकदम रिएक्शन आ जाता है कि ये क्या लिखा है और ये नहीं हुआ था और हमारे हिसाब से ये गलत हिस्ट्री है। तो इस बारे में सर पहले आप द्विवेदी सर थोड़ा बताएं हमें, और ख़ास करके इस फिल्म के बारे में, पृथ्वीराज जो आपने डायरेक्ट और लिखी हुई है, जो हाल ही में आई है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी। इतिहास 1986 के बाद से मेरा लगभग पाला पड़ता रहा है और बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कानूनी। छोटी सी बात जहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि हम एक कैसे समय में जी रहे हैं। एक समूह ने सबसे पहले इस बात पर आपत्ति उठाई कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत हैं। दूसरे समुदाय ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर है, और ये तय करने की जिम्मेदारी वो इतिहासकारों को नहीं दे रहे हैं, फिल्मकारों को दे रहे हैं, जिनका ये काम नहीं है। फिल्मकार का काम ये नहीं है कि वो अब तय करे, जो तथ्य है उसके आधार पर हम लोग तय कर सकते हैं। सौरभ जी प्रणाम। ये
और मज़ेदार बात, फिल्म रिलीज के कुछ दिन पहले एक समूह वो अदालत भी गया और अदालत में जिस संस्था के लिए मैं फिल्म बना रहा था, यशराज फिल्म्स, उसने ये सबमिशन भी दिया, और हास्यास्पद सबमिशन मैं इसे कहूँगा, कि हमने तो पूरे फिल्म में कहीं वो राजपूत है या गुर्जर है उसका उल्लेख ही नहीं किया है। और उसके बाद जो हमारी अभिनेत्री मानुषी छिल्लर, उसने किसी के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया कि राजपूत किंग, उसके बाद गुर्जर समुदाय ने उस पर एक और केस ठोक दिया। कहने का तात्पर्य है कि फिल्मकारों से ये क्यों उम्मीद की जाती है कि वे आपके मतभेदों का फैसला करेंगे, और ये क्यों उम्मीद की जाती है कि जो आपने कहा वो अंतिम इतिहास है, इसके बाद इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम वीर शिरोमणि राणा प्रताप के इतिहास के बारे में हमने 20 वर्ष पहले कुछ और पढ़ा था, 20 वर्ष बाद अभी कुछ और पढ़ रहे हैं। विंसेंट स्मिथ ने कहा अकबर द ग्रेट, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि अकबर द ग्रेट, और अब कुछ समाज का ऐसा भी हिस्सा है जो अकबर ग्रेट नहीं है उसको प्रमाणित करने के लिए लगा हुआ है। मैं कुछ मज़ेदार तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, उससे ही आपको समझ में आएगा कि फिल्मकारों की चुनौती क्या है। सौरभ भाई, क्षत्रिय और गुर्जर की समस्या नहीं है, इसके आगे भी समस्या है, अभी आपको बताता हूं मैं। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चहामना सूर्य के वंश। विंसेंट स्मिथ, कर्नल टॉड, विलियम क्रुक्स, डॉक्टर D.R. भंडारकर, वे मानते हैं कि चौहानों का उद्गम विदेशी है। शक या तक्षक से। अब ये एक और विचारधारा जो किताबों में कहीं ना कहीं दबी पड़ी है कि वे उसका भारतीय मूल चौहानों का स्वीकार ही नहीं करते हैं, पर इस पर किसी भी विद्वान ने बात नहीं, क्योंकि इतिहासकार बात ही नहीं कर रहा है। डॉक्टर रामवृक्ष सिंह ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ चहामना में वो लिखते हैं कि चौहानों का क्षत्रिय वंश से कोई संबंध नहीं है। विलियम क्रुक्स कहते हैं कि वैदिक क्षत्रिय का मध्यकालीन राजपूतों से कोई संबंध नहीं है। गौरीशंकर ओझा, जो राजस्थान के इतिहासकार है, जहाँ से मैं आता हूँ उसी के पास के इतिहासकार हैं, वो चौहानों की विदेशी मूल की अवधारणा को खारिज करते हैं। और एक मज़ेदार बात, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ये विचार आगे रखा है कि चौहानों का मूल ब्राह्मण है। अब मुझे ये बताएं, ऐसे बहुत सारे मैं सारे प्रमाण लेकर आया हूं कि इस पुस्तक में कौन से पेज पर है। अब किसी ने ये तथ्य अदालत के सामने नहीं रखे, और इस पर समाज के दो घटक आपस में लड़ रहे हैं, ये न जानते हुए या ये जानते हुए कि इस पर इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग राय रखी है, और जिसने भी अपनी अलग राय रखी है उसकी किताब को अभी तक किसी ने आग नहीं लगाई है। उसको स्वीकार करना चाहिए, और कम से कम ये उम्मीद फिल्मकार से नहीं करनी चाहिए, न समाज को और न अदालतों को, कि इस पर अंतिम निर्णय कोई फिल्मकार देगा। तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जाएगी, मैं बहुत सारे तथ्य लेकर आया हूं जो आपको वाकई आश्चर्यजनक लगेंगे कि हम उन बातों के लिए लड़ रहे हैं जिसका इतिहास से शायद संबंध है ही नहीं। एक छोटी सी बात बताता हूं।
बहुत सारे लोगों ने पहले जैसे ही वो आया कि ऐसो एक पृथ्वीराज जैसे गोकुल में हो मोहन, जैसे लंका में दशानन। वरुण ग्रोवर ने इसका अनुवाद किया था, इसलिए गीतकार वरुण ग्रोवर माने गए। और इस पर पूरे सोशल मीडिया पे एक भयंकर चर्चा चली कि देखिए वरुण ग्रोवर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तुलना रावण से कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी पंक्ति उसमें थी, जैसे रावण को राम सतावन। फिर चर्चा शुरू हुई कि रावण ने राम को सताया है कि राम ने रावण को सताया है। और इसको लेकर साधु संत जितने लोग थे, मैंने अपनी संस्था से बात की कि क्या मैं इसका स्पष्टीकरण दूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब यदि आप इसका स्पष्टीकरण देने जाएंगे तो आपको एक एक शब्द का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, आप इससे दूर रहिए। मैंने वरुण ग्रोवर को चंद बरदाई का जो मूल है वो उसे भेज दिया। मित्रों, ये चंद बरदाई ने लिखा है, वरुण ग्रोवर ने नहीं लिखा है। और वही नहीं, यदि आज हम समाज को कहें कि जैसे चंद बरदाई ने पृथ्वीराज की प्रशंसा में बिरुदावली लिखी है, वैसे ही उन्होंने जयचंद्र की प्रशंसा में भी बिरुदावली लिखी है। मामला यहाँ तक नहीं रुक जाता है, कवि की दृष्टि बहुत अलग होती है। उन्होंने मोहम्मद गोरी की प्रशंसा में भी बिरुदावली लिखी है। पढ़ता कौन है सर? दिक्कत यह है कि रासो के अपने ही कई संस्करण हैं, कई पांडुलिपियां हैं। एक देश के बहुत बड़े जो संवाद आजकल कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे बहुत सारे रासों पे प्रश्न किए। मैंने, आपने रासो पढ़ा है? बोले मैंने लघु रासो पढ़ा है। वो क्या होता है? संक्षिप्त रासो। अब मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति कटघरे में खड़ा होता है, हमारे एक ऐसी स्थिति बन गई है कि आप कटघरे में हैं इसलिए आप अपराधी हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इतनी गालियां खाई मैंने सौरभ भाई। मैं शायद ये कोशिश कर रहा था कि मैं शायद पाठकों को, दर्शकों को, देखने वालों को ये बताऊं कि ये रासों में कहीं नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी कि रासो जो पढ़ाते हैं वो भी इसका उल्लेख करते हैं। और मैंने ऐसी ही एक दिल्ली की विदुषी को फ़ोन करके पूछा कि यदि आपने ये कहीं पढ़ा है, कहीं लिखा है, तो कृपया मुझे बताइए, मैं पहले इसको ठीक कर लेता हूँ। उन्होंने मुझसे 7 दिन मांगे कि मैं 7 दिन बाद आपको बता सकती हूँ। 7वें दिन मैंने फ़ोन किया, मैंने पूछा आपको मिला? उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मिला तो नहीं, पता नहीं कहाँ पढ़ा था। मैंने कहा कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद मैंने उन्हें नरसिंह परदेसी की एक किताब का उल्लेख किया, जिनका प्रथम जो अध्याय वही है, पृथ्वीराज के संदर्भ सामग्री की चिकित्सा। अमृत पुत्र नाम का जो उपन्यास है, उस पे इस पर बड़े आनंद जी ने विस्तार से इसके बारे में लिखा है कि किस तरह से हम भ्रांतियां स्वयं उत्पन्न करते हैं और उसको बाद में इतिहास मानते हैं। जैसे कि गज शब्द, ये पूरे रासों में कहीं नहीं है। सिकंदर लोदी के समय गज शब्द आया और अकबर के समय बाद में वो इलाही गज बना। तो जो 11वीं 12वीं शताब्दी में आया ही नहीं शब्द, और आप, मुझे लगता है कई विज्ञान के यहाँ पे विद्यार्थी होंगे, मैं चूँकि विज्ञान का विद्यार्थी हूँ इसलिए सबसे पहला मैंने इस पर संदेह क्यों किया मैं बताता हूँ। इसमें मेजरमेंट की 4 यूनिट है। 4 बांस, यदि ये बांस वही है, बांबू है, तो 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। अब आपके, मेरे, अशोक जी के सबके अंगुल अलग हैं। और भाई वो शब्द भेदी बाण चला रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो हम सबके श्रद्धेय श्याम बेनेगल ने बनाया, उन्होंने इसको भी रखा है और जो मूल रासों में है वो भी रखा है, लेकिन वहाँ गोरी और जो हमारा पृथ्वीराज है वो दोनों 4 बांस की दूरी पे नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे जैसे हम इस विषय पर आगे बात करेंगे कि कई तरह की भ्रांतियां हम लोगों ने पाल रखी हैं, जिसको हम इतिहास समझते हैं। और जिसके पास भी ट्विटर है, फेसबुक है,
वो अपनी बात लिखता है। जी मज़ेदार बात है कि इन सारे विवादों में कभी कोई इतिहासकार या साहित्य का विद्वान नहीं उतरता है, जी क्योंकि वे जानते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। फिल्म मेकर से क्यों आप ये उम्मीद करते हैं कि वो एक हिस्टोरियन बन के फिल्म बनाए? वो आप जो बना रहे हैं, आप एक क्रिएटिव पर्सन है, आप एक सोर्स ढूंढ रहे हैं कि मुझे एक कहानी मिले, फिर उस कहानी में आप उसको स्क्रिप्ट लिखेंगे और अपने हिसाब से उस कैरेक्टर से जो आप कहलाना चाहेंगे कहेंगे। ज़रूरी नहीं हो कि वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट हो और वही बात हुई थी और उस दिन उसने ये पहना था और उस दिन ये हुआ और इतनी दूरी पे थे। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। मैं सोचती हूँ ये तो बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद मुद्दा है। तो अशोक जी, आपसे भी इसी बात पे मैं आना चाहूँगी, क्योंकि पानीपत जो आई नहीं, थी पानीपत पे नहीं, अभी तो जी। इनके पानी को देखा है मैंने। मेरा पृथ्वीराज। पानीपत इनकी करिए। इनकी पत इनकी जी, जी, इनकी जी। पत की रक्षा करनी हाँ, मुझे है ना, बिल्कुल, पृथ्वीराज। ऐसा जी, नहीं। जी, दरअसल एक सूत्र है, और मैं द्विवेदी जी से कहना चाहूँगा कि एक बड़ा उम्दा शेर है, बहुत ख्यात है, सबने सुना होगा, कि वो बात जिसका ज़माने में कहीं जिक्र न था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। हाँ, फसाने में कहानी में कोई जिक्र नहीं है, जी, लेकिन जी। नागवारिता, नागरिकता भूल गई है, और वो चल पड़ी है किसी और डगर पर। और वो कहाँ पहुँचती है? वो पहुँचती है आमने सामने की टक्कर पर, कि आमना हो जाए सामना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आज का जो विषय है वो मैं समझता हूँ कि इतिहास भी है, इतिहास दृष्टि भी है, और सिनेमा का इतिहास भी है। जी, तो मैंने पानीपत के संवाद लिखे, उससे पहले उसकी पटकथा रची जा चुकी थी, और उसमें भी विवादास्पद चीज़ों की कोई कमी जी। नहीं है। आप राजस्थान से हैं, जानते होंगे। आप यहाँ रख दें तो मुझे लगता है आप बोल रही हैं, बोलने वाली है तसल्ली से। तो मैं कुछ अपने मन में आई हुई बातें कह सकता हूँ, अन्यथा लगेगा कि आप मुझे टोक देंगे, अभी अशोक को रोक देंगे अभी। तो मित्रों, इतिहासकार E.H. कार का आपने नाम सुना होगा। मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने सन 78 में उनकी किताब थी व्हाट इज़ हिस्ट्री, और इतिहास क्या है नाम से मैकमिलन से छपी थी। उस किताब ने मेरी बड़ी मदद की, और ये सारी भ्रांतियां जो आज पैदा हो रही हैं उनका अनुमान वो तब लगाते थे, क्योंकि इतने फलक, इतने आयाम, इतने कोण, इतने तरह से आप किसी दृश्य को या ध्वनि को देखते हैं। अब अगर 4 हाथ 24 गज वाला मामला है, अंगुलष्ट प्रमाण में हमारे आप सबके उंगलियां नहीं मिलती, हाथ नहीं मिलते। उंगलियां तो एक हद तक बढ़ गई, फिर रुक गई, उसके बाद फिर नाखून ही बढ़ते रहे। तो नाखून उंगलियों के ज़्यादा बढ़े और खरोंचा खरांची में लगे रहे, उंगलियां नहीं गिनी गई। अगर पृथ्वीराज चौहान ने कोई शब्द बेधी वाण चलाया तो शब्द एक निश्चित स्रोत से चलता है। वो हवा के तेज चलने के बावजूद अपनी दिशा नहीं बदलता, उसकी ध्वनि तरंगे हवा से नहीं हिलती हैं। तो शब्द वेधन एक कला पौराणिक काल से चली आ रही है। हम उसको दंत कथा माने, या कि उस समय के क्षमतावान पुरुषों की लक्ष्य संधान शक्ति को माने, तो उसमें विभेद है। अब हमारा जो ये हिंदी सिनेमा है, ये पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्मों को लेके चला था। आपने बहुत बड़ा पवित्र नाम लिया बीच में, राजा रवि वर्मा का। और मैं राजा रवि वर्मा का इसलिए आभारी हूं कि उन्होंने रंगों में जो गति पैदा कर दी है। ये पहला शख्स था जो विदेश में भी शिक्षित होकर आया, रंगों को सीखा, उसने जर्मन आर्टिस्ट से सीखा। तो जो 8 फ्रेम या 16 फ्रेम या 24 फ्रेम होते हैं, उसने अपनी नज़र से 24 फ्रेम देखे और एक फ्रेम में मर्ज कर दिया उनको, और वो श्रेष्ठ निकाल के उसने गति भर दी कि नल दमयंती से क्या बात कर रहा है, उर्वशी पुरुरवा से कैसे बात कर रही है, और कैसे कल्पना से वो पहुंच जाते थे कहीं भी। हमारा सौभाग्य है कि उनका एक शिष्य था, बालक था, परिचर था, सेवक था, जिसका नाम था दादा साहब फाल्के, जिसका नाम पहले हुआ, बाद में हुआ। पहले क्या था मुझे नहीं मालूम, कहीं नहीं लिखा ये, उस उपन्यास में भी नहीं, वो पढ़ा है मैंने, जो रंग रसिया जो है। तो वहाँ क्या हुआ सर, वहाँ से आप अपने भारतीय सिनेमा के इतिहास में होने वाले विवादों का प्रारंभिक सूत्र मान सकते हैं कि राजा रवि वर्मा पे फिल्म बनाई अब आके,
लेकिन राजा रवि वर्मा को का जो अनुचर था दादा साहब फाल्के नाम का, उसने फ्रेम बाय फ्रेम की टेक्निक देखी और उनकी नज़र में जब वो लाइन ड्राइंग करते थे तो जैसे एनिमेशन फिल्म के लिए हम लाइन ड्राइंग करते हैं और 10-15 मिला के एक में गति पैदा कर देते हैं, वो गति को पकड़ने का काम राजा रवि वर्मा के शिष्य ने किया। हम उसको नमन करते हैं और हम उन सारे लोगों, उन सारी शक्तियों को नमन करते हैं जो ज्ञान विज्ञान की किसी भी विधा को एक सुविधा बना देते हैं आपके लिए। फिल्मकार सुविधा लेते हैं, ज्ञान को छान के आपको परोसते हैं। कॉमेडी के बहुत सारे रूप हैं। एक कॉमेडी किंग हमारे सामने बैठे हुए हैं, सौरभ शुक्ला, लेकिन उस कॉमेडी में जो काला पक्ष है उसको उजाले से भर देते हैं। एक ब्लैक ह्यूमर जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, उस ह्यूमर को उन संभ्रांत अदाकारों, किरदारों के ऊपर लगा देते हैं कि आप उस फिल्म को देखते रह जाएं। कौन देखता है सिनेमा? किसके लिए बनता है सिनेमा? मेरी एक छोटी सी कविता है सर, वर्ग विभाजन। वर्ग विभाजन से गंध ये आएगी कि मैं कोई वामपंथी इसका उपचार देने वाला हूं आपको। मैं कहता हूं कि दुनिया में लोग होते हैं दो तरह के। एक वे जो जिंदगी जीते हैं पसीना बहा के, दूसरे वे जो उनको बेचते हैं रूमाल, कोल्ड ड्रिंक, पंखे और ठहाके। अब ये सिनेमा इन चार तरह के लोगों के लिए बनता है। जो रूमाल वाले हैं, रूमाल को आप समझिए करुण रस के लिए है कि आंसू निकलेंगे पहुंचोगे। अब निकलते किसके हैं? दर्शक के या अभिनेता के या निर्माता के या स्क्रीन प्ले लिखने वाले के या खोज करने वाले, रिसर्च करके किसके आंसू निकले उसके पहुंचे जाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहें, कोई परेशानी आने वाली नहीं। फिर है कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक उन लोगों को पिला रहे हैं जिनके यहां आतिथ्य उस समय तक बतासा पानी में डाल के संपन्न हो जाता था। आया दूर से, घड़े का पानी, उसमें डाले बतासे, उससे बढ़िया कोल्ड ड्रिंक मैंने आज तक नहीं पिया भाई साहब। जो थकान मिटाता था, जो बस अड्डे से पैदल चल के अपनी नानी के घर पहुंचते थे, वहां बतासे का भरा पानी मिलता था। तीसरी चीज है ये जो मशीनी उपकरण हमारे जीवन में आए, उनका पहिए से घूमने वाले, उससे पहले तो बीजना था, पंखा करते थे, वो बना के उनको बेचा जाता है, जो पसीना बहा के जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त हैं। और चौथी श्रेणी वे जो बेचते हैं ठहाके। उस समय ठहाके सोशल मीडिया पे आते थे, न सिनेमा में आते थे, सिनेमा भी नहीं था। ले दे के कुछ पुस्तकें थीं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र टाइप लोगों ने लिख दी थी और जिनको बड़ा महत्व दिया गया था। अंधेर नगरी चौपट्ट राजा, विषस्य विषम औषधम, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ऐसा ब्लैक ह्यूमर है साहब। देखिए उनको, देखिए उनके चना जोर गर्म में कितना दम है। फिर कौन कितने सारे लेखक हुए और किन के लेखन पर सिनेमा का ध्यान गया? सिनेमा पर ध्यान गया पौराणिक चरित्रों पर और उसके बाद इतिहास पुरुषों पर। पृथ्वीराज रासो के आधार पर न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं क्रमबद्ध, और उनमें वही फ्रेम बाय फ्रेम आप गिन लो कि इस गति से चल रहा है। वो अगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो कभी भी पृथ्वीराज को तीर लगेगा ही नहीं। अगर सिनेमा का पर्दा ऐसा हिलेगा तो हमारी जो इतिहास दृष्टि है वो ही सही होनी चाहिए। लेकिन एक बात और ईएचकार ने कही साहब, मैं जरा सैद्धांतिकी पे ज्यादा जा रहा हूं, कि तथ्य जो हैं वो मरी हुई मछलियां नहीं हैं कि आपने समंदर में फेंक दिए। कभी भी नया मछुआरा उन मरी मछलियों को पटरे पे रख देगा और उनमें प्राण फूंक देगा, वो मरी हुई मछलियां जिंदा हो जाएंगी। कब्र में से मुर्दे निकल आएंगे और आप उनको कोड़े मारोगे तब वो खिलखिलाएंगे कि हम पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। क्या इन इतिहास पुरुषों पर कोई असर हो रहा है जिनकी बात हम कर रहे हैं? उन्हें कोई असर नहीं है। बीसल देव रासो में किसके लिए कहा, पृथ्वीराज रासो में किसके लिए कहा, चंद्र बरदाई ने कहाँ कहाँ किसके लिए कब कब क्या कहा, बीत गई बात। आदिकाल था, 1000 साल से ज्यादा हो गए। और हमारा जो 5000 साल का
पौराणिक इतिहास है उसमें भी तथ्यात्मकता है। रियलिटी क्या है, इल्यूजन क्या है, सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, मिथ क्या है, गति क्या है। तो इन सब की भंवर में तो हम आज भी डोल रहे हैं सर। इन सब के बीच में सिनेमा धीरे धीरे बढ़ा और आज हम देखते हैं कि आपकी फिल्म को लेके मछलियां समंदर से निकाल के पटरे पे धर दी और अब आपसे सवाल किए जा रहे हैं कि गुरुजी बताओ, और आप लगे हो तथ्य ढूंढने में। अब उन तथ्यों को आप बताइए, कोर्ट में बताइए, कचहरी में बताइए। मैं भी ऐसे ही फंस गया। मैंने जो युद्ध हुआ था जिसके बारे में सब जानते हैं, और वो एक मुहावरा है कि क्या इसका तो पानीपत हो गया। अब इस चक्कर में गोवारीकर का भी पानीपत थोड़ा सा हो गया कि वो उतनी नहीं चली, क्योंकि वो ऑफ द ट्रैक सोचने वाले व्यक्ति हैं, बड़े इमेजिनेटिव हैं। अब इतिहास की जो व्याख्याएं वो समझते हैं, वो उन इतिहासकारों से तथ्यों को लेते हैं जो इतिहासकार मराठा हैं या उनके निकट हैं। फिर वो कहते हैं ये अंग्रेज इतिहासकार ने भी लिखा था। तो आप समझिए अंग्रेज किस चरित्र के लोग थे उस समय। वो अगर महाराष्ट्र में रहेंगे तो महाराष्ट्र के राजा का इतिहास लिख देंगे। अंग्रेजी लिखने में उन्हें क्या जाता है, होल्डर चलाने में, कलम में डुबाने में, फूंक मारेंगे, स्याही से करेंगे, ब्लॉटिंग पेपर से उसको दबा देंगे और फिर पता नहीं कौन से बूट से दबाएंगे उस राजा को कि सारा का सारा माल की खजाने पहुंच जाएगा। तो वहां पेशवाओं को मस्ती करने दो, पेशवाओं को आनंद लेने दो, पेशवाओं को दुखी मत करो, इनकी महिमा मंडन करो। तो जो काम पृथ्वीराज रासो में चंदबरदाई कर रहे थे स्वच्छ भाव से, ये दुष्ट भाव से अपने देसी राजाओं के लिए कर रहे थे। इसीलिए हमारे यहाँ सामंतवाद और साम्राज्यवाद ये दोनों भारतीय जनता के दुश्मन बन के आए, जो किसी नवजागरण के बाद निकल के आए 20वीं सदी के प्रारंभ में। और 20वीं सदी के प्रारंभ में सिनेमा हमें एक बहुत बड़ी सौगात बन के मिला, और हम रात नहीं दिन नहीं उन हजारों गानों को भी याद कर लें तो अपना सफ़र 100 साल का सुहाना होगा। अनु कपूर हमारे सामने उसका बखान करेंगे। इन 100 सालों में भांति भांति प्रकार की फिल्में बनी और अतीत के व्यतीत से भी अपने मीत चुने और उनकी पुनर्व्याख्याएं की गई। सिनेमा बहुत ज़बरदस्त शक्ति है, उसके हम ऋणी हैं। और मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ ख़त्म करूंगा कि पानीपत का जो जिक्र कर रहा था वो आपका मुख्य मुद्दा तो रह गया। बताएं बता दो। बिल्कुल। पानीपत में साहब क्या है कि राजस्थान में राजपूत राजा सूरजमल जी के प्रति एक संवाद के कारण विवाद हुआ। अब वो संवाद बोलने वाले ने कौन सी भाषा बोली ये मैं भी नहीं अनुमान लगा पाया। वो हरियाणवी थी या ब्रज थी या वो बुंदेलखंडी थी। उनकी भाषा जिस भी कैरेक्टर ने निभाई, मैं तो भाई शूटिंग की लोकेशन पर था नहीं, मैं उस डायलॉग को होने ही नहीं देता। अगर मैं वहाँ होता, पहले अनिवार्य होता था कि शूटिंग में डायलॉग राइटर का रहना लाजमी है ताकि उसके प्रोनाउंसिएशन की उस सब की। अब वो किसी भी तरह से लाइटली, अच्छा वहाँ मराठी लोग इन भाषाओं का उतना ज्ञान नहीं रखते, तो एक ऐसी तकनीकी भूल चूक हुई कि कुछ का कुछ समझा गया, कुछ का कुछ निकल गया। और वो सूरजमल जो ब्रजभाषा के उन्नायक थे, वो सूरजमल जाट राजा, जो यहाँ पर कोई विवाद नहीं था कि जाट थे कि चौहान थे कि गुर्जर थे या क्या थे, वो जाट थे और बहुख्यात जाट थे। और वो इतिहास इतना पुराना भी नहीं, 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी का अभी का, उसके बाद तो अंग्रेज आ ही गए थे। लोग कहते हैं कि अगर मराठा शक्ति ने सदाशिव राव के भाऊ के साथ लड़ते हुए साथ निभाया होता राजाओं ने, तो ये अंग्रेज नहीं आ पाते, क्योंकि शत्रु जो था अहमद शाह अब्दाली, वो अगर हार जाता तो अंग्रेज नहीं आते। इतिहास बिल्कुल बदल गया होता, साम्राज्य फिर मराठा का होता या उन राजाओं का होता जो हाथ मिला के उसको भगा के मार देते। बहरहाल इतिहास में क्या घटित हुआ उस पर हम नहीं जाते। अब उस घटित को रटित करके जटिल न बनाएं और आगे बढ़ें, भविष्य दृष्टि के साथ इतिहास दृष्टि को जोड़ें, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं यहाँ एक छोटी सी बात जोड़ देता हूँ ताकि जो यहाँ नहीं है उन तक भी ये सूचना जाए। नाट्यशास्त्र का प्रथम अध्याय, जिसमें नाट्य की उत्पत्ति और कौन सा नाटक सबसे पहले भारतीय पुराणों के अनुसार लिखा गया, देवासुर संग्राम या अमृत मंथन उसे कहते हैं। देवासुर संग्राम को लिखने वाले नाट्यशास्त्र के भरत मुनि मानते हैं कि ब्रह्मा ने लिखा।
जिसने सृष्टि की रचना की है, उसने वो नाट्य लिखा और उस नाट्य का भी विरोध हुआ। विरूपाक्ष जो उस समय दानवों का शासक था, राजा था, उसको उस नाटक पर आपत्ति थी। तो मेरे कहने का, उसके बाद उसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाता। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो ब्रह्मा ने भी लिखा उस पर भी आपत्ति है। तो जो हम लोग इतिहासकार नहीं हैं, फिल्मकार हैं, तथ्यों के आधार पर फिल्म बनाते हैं। और सबसे विचित्र बात जो मैं कहना चाहूँगा कि कानून में एक व्यवस्था है कि हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन पर आपको सजा हो सकती है। यदि आपने जानबूझकर हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन किया है, पर आज तक किसी को भी हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन के लिए सजा हुई है? मैंने चुनौती दी थी कि यदि हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन के लिए, चाणक्य के समय की बात है, कि यदि मैंने कहीं भी डिस्टॉर्ट किया है तो मैं देश की किसी भी अदालत में आने को तैयार हूं। मैं आपको चुनौती देता हूं, मुझे कटघरे में खड़ा करिए। दूसरी बात जो अशोक जी ने कही कि पुनर्व्याख्या, श्री राम की कथा को लेकर कितने लोगों ने पुनर्व्याख्या की है, कृष्ण की कथा को लेकर कितने लोगों ने पुनर्व्याख्या की है। लेकिन दुर्भाग्य से हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ पर मैंने हाल ही में कृष्ण चरित्र को फिर से पढ़ना शुरू किया। जिन लोगों को रुचि हो वो ज़रूर देखें, पुस्तक बंकिम बाबू की है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कृष्ण चरित्र पर पुस्तक लिखी है और जिसको हम कहते हैं डीमिस्टिफाई। उन्होंने जो कुछ भी आपके मन में है उसको तोड़ने की उनकी कोशिश नहीं है, उन्होंने एक सच आपके सामने रखा है। मैंने भागवत पढ़ा, ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ा, हरिवंश पुराण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, विष्णु पुराण पढ़ा। आपको जान के हैरानी होगी कि एक ही श्री कृष्ण के चरित्र की इसमें कई अलग अलग कथाएं हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब या तो हम उल्लेख कर देते हैं, लेकिन कौन दर्शकों को बताए कि भाई हरिवंश पुराण में नंद को दूसरे तरह से बंदी बनाया गया है, वासुदेव को दूसरे तरह से बंदी बनाया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि फिल्मकार होना कई बार ऐसा लगता है कि अपराध कर दिया एक फिल्म बनाकर। जी, चूँकि आपने अभी, आप दोनों ने फिल्म के इतिहास के बारे में भी कह रहे थे, आप अशोक जी कह रहे थे कि बहुत सारी फिल्में बनी। तो मैं 1960 में जो कि आसिफ की बहुत बड़ी मैग्नम ओपस जिसको हम कहते हैं, मुग़ल आज़म, उसका जिक्र इसलिए करना चाहूँगी कि उस वक्त तो खैर सोशल मीडिया नहीं था, तो कोई तुरंत अपने व्यूज़ नहीं ट्वीट कर सकता था। लेकिन अगर अब जैसे आप डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम एकेडमिक दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं भाई अनारकली थी ही नहीं, आपने अनारकली पे क्यों फिल्म बनाई। फिर हम कह सकते हैं जोधा जी का ये स्टेटस नहीं था, वो मतलब उनकी क्वीन नहीं थी। तो इस तरह के तो बहुत सारे आप तथ्य रह सकते हैं। हालांकि उसकी जो मूल कहानी है वो इम्तियाज़ अली ताज जी थे, पाकिस्तानी एक ऑथर थे, उनका नाटक था अनारकली। और ऑब्वियसली हमें मालूम है हिस्ट्री में कहीं रिकॉर्डेड नहीं है कि अनारकली है, लेकिन उस फिल्म का जो कंटेंट, अब ये शब्द मुझे खास पसंद नहीं है, कंटेंट बड़ा तुच्छ सा शब्द लगता है, मगर उस फिल्म में जो मेहनत उन्होंने की है म्यूज़िक को लेके खासकर, या कॉस्ट्यूम्स या सेट्स, मुझे लगता है वो इतने प्रभावशाली थे कि उस वक्त शायद लोग इसमें पढ़ते ही नहीं थे। जैसा आपने कहा ना सर कि वो कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले, रुमाल बेचने वाले, मतलब फिल्म वाले उस वक्त जिस ऑडियंस के लिए बना रहे थे फिल्म, वो एक एंजॉय करना चाहते थे कि उसमें गाने इतने बढ़िया हों। शकील बदायूनी जी ने इतने प्यारे गाने लिखे हैं, नौशाद जी का संगीत। तो ये फिर मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि क्या कई फिल्म लिटरेसी की प्रॉब्लम है हमारे देश में। मतलब क्या है कि ऐसी अब फिल्म हम जैसे ही आप बनाते हैं, आप बनाते हैं पृथ्वीराज, आप पानीपत, तो लोग इस पे ज़्यादा क्यों फोकस करते हैं कि भाई वो फलाना ने ये नहीं किया था, आपने ऐसे लिख दिया, आपने ऐसे लिखा। और इस पे क्यों नहीं फोकस करते कि उसमें गाने कितने अच्छे हैं, संगीत कितना अच्छा है, कॉस्ट्यूम कितने प्यारे हैं, एक्टिंग कितनी प्रभावशाली है। और कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वीराज कपूर जी से जैसे एक्टर अब नहीं है, मगर मेहनती एक्टर अभी भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं। आपकी भी फिल्म में इतने अच्छे एक्टरों ने काम किया है। तो ज़्यादा ऑडियंस इस पे क्यों ध्यान दे रही है कि भाई हिस्ट्री में आपने चूक कर दी, और वो एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इतनी अच्छी जो मेहनत करते हैं, फिल्म मेकिंग बहुत मेहनत का काम है, इतने सारे डिपार्टमेंट मिलके
काम करते हैं, तो ये कहीं हमसे ये क्यों है, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्यों इतनी बदल गई? आपको क्या लगता है? आपने एक बड़ा अच्छा शब्द व्यवहार में लिया, फिल्म लिटरेसी। वो बुनियादी चीज़ है। फिल्म लिटरेसी का सरोकार है लिटरेसी से, और लिटरेसी सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, जीवन ज्ञान है। जितना आप जिंदगी को जानेंगे, जितना आप मानवीय मूल्यों को, देश के राष्ट्रीय, धार्मिक, हमारे दार्शनिक, नेशनली अक्लेम्ड वैल्यूज़ जो हैं उनको जानेंगे, उतनी ही आपकी ये सिनेमा की ट्रेनिंग होगी। आपने पुराण इतिहास पढ़े नहीं, आपने संस्कृत काव्य शास्त्र जाना नहीं, आपने भरत मुनि का नाम नहीं सुना, जिसको कहते हैं पंचम वेद का रचयिता था, जो ये कहता था कि न ही रसादृते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते, रस के बिना कोई अर्थ प्रवर्तित नहीं होता है। और उसने जो 9 रस बता दिए, पूरा फिल्म जगत उस नवरस की अवधारणाओं को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। जहाँ ठाके, जहाँ रुदन, बीच में पंखा चलेगा तो गर्दन भी काट सकता है, सुदर्शन चक्र भी बन सकता है, और सारी सुविधाएं हातिम ताई भी ला सकता है, और हमारे पड़ोस की ताई भी ला सकती है, कोई भी ला सकता है। ऐसी स्थिति में हम अगर सिनेमा से उम्मीद करें कि वो ही सिखाएगा, तो काफ़ी हद तक तो वो भी सिखाता है। सवाल है एस्थेटिक सेंसिबिलिटी का, सवाल है हमारी सौंदर्याभिरुचियों के मानकों का। जैसे अर्थशास्त्र में होता है ना, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, मध्य वर्ग में भी उच्च मध्य वर्ग, मध्य मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, और नीचे तो उच्च वर्ग मानते हैं। वो उच्च कहीं से भी उच्च नहीं मानते। जो निम्न वर्ग है वो तो बहुत कम पैसे रखता है, वो तो गरीबी की रेखा से नीचे है। सौंदर्याभिरुचि के मामले में हमारे कितने सारे लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, अगर उनको निकाल लेंगे तो आपका सवाल का हल मिल जाएगा। जिनको ज्ञान नहीं है वो सिनेमा हॉल तोड़ते हैं, जिनको इतिहास के किसी किताब को स्पर्श करने का सौभाग्य कभी नहीं मिला वो डंडे चलाते हैं, मारामारी करते हैं, और जो धर्म को एक अंधानुकरण के तौर पर राजनीतिक दृष्टि से इस्तेमाल करते हैं, वो सौंदर्याभिरुचि बिगाड़ते हैं। हमारा सौजन्य, हमारा सौमनस्य थोड़ा थोड़ा खंडित हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पुराणों से ही हम लें, जानकी मंगल लें, देवासुर संग्राम लें, या पुराना एक था इंद्र सभा। इंद्र सभा तो एक ऐसा नाटक रहा है कि वो निरंतर होता आता रहा, और वो प्राकृत और पालियों के और अपभ्रंशों के रास्ते होते 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 वो पारसी थिएटर के हाथ लग गया, और वहाँ गानों की बहार हो गई। तो सिनेमा का अपरिहार्य अंग बनाने का श्रेय उस थिएटर को जाता है, नाटक को जाता है। मैंने देखा था आपके एनएसडी में, सर एनएसडी में वो इंद्र सभा किया था, अनिल चौधरी में गाते थे। ये अनिल चौधरी एक और बैठे हुए हैं सामने, मैं गा के देखता हूँ, जरा सा मनोरंजन हो जाए, बभारी न हो जाए। राजा हूँ मैं कौम का, इंद्र मेरा नाम, बिन परियों की दीद के मुझे कहाँ आराम। अब ऐसी मुर्कियाँ लेके शास्त्रीय और लोक गीतात्मक शैली में वो होते थे, और वही सिनेमा के पर्दे पर आए। इस फिल्म में साहब, पहली प्रारंभिक फिल्में थी, 30 गाने हैं साहब, तो गाने चलते थे फिल्मों से। और बहुत बार ऐसा हुआ रेडियो आने से कि गाने सुन लिए पहले, गाने पहले रिलीज होते थे और फिल्म बाद में आती थी, और गए फिल्म देखने, गाने तो बहुत अच्छे थे साहब, फिल्म पिट गई। तो फिर ये भ्रम भी धीरे धीरे जाने लगा। और हमारे आदरणीय गोपाल दास नीरज जी तो क्यों बम्बई छोड़ के आए, क्योंकि जितने उन्होंने गाने लिखे, कारवां गुजर गया, नई उम्र की नई फसल से लेके और अंत में शर्मीली तक, जिसके गाने उन्होंने लिखे, तो उनको छोड़ के आना पड़ा इस वहम के कारण। हम बड़े अंधविश्वासों को मानने वाली है फिल्म की दुनिया। ये तो नए जो लोग आए हैं, नए जो कारनामे हुए हैं, नए जो प्लेटफॉर्म आए हैं, नया जो सोशल मीडिया पे डीटीएच से और ऊपर से
स्टार लिंक से जो आपको वेवलेंथ मिल रही है और आप लगातार सतत देख सकते हो ये, और इतने अंधाधुंध आपको सिनेमा मिल रहा है टेलीविज़न के माध्यम से। कभी टेलीविज़न सिनेमा से कमतर था, आज सिनेमा से ज़्यादा टेलीविज़न कारगर है, और वो सिनेमा भी टेलीविज़न के थ्रू घर घर पहुंच रहा है। ये भी अच्छी और बढ़िया बात है। अंग्रेजी फिल्मों में जो होता था उसका उल्था यहाँ होना शुरू हो गया, वहाँ से आइडिया लिया यहाँ हुआ। अभी भी लाल सिंह चड्ढा जो है टॉम हैंक्स की फिल्म से चलना सीखे। कहाँ से कहाँ चीज़ें आ जाती हैं। हमारे जो मौलिक काम हुए हैं उनमें भी कोई कमी नहीं है, और मौलिक काम करने वाले कौन हैं उस पर मैं अगले सत्र में सौरभ जी के साथ चर्चा करूँगा कि कौन कौन मौलिक काम कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन एक ज़माना था जब हम भी फिल्म देख के आते थे तो चमत्कृत होते थे। 70 के दशक में गए साहब डेविड लीन की फिल्म देखने, ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई, और उसमें देख रहे हैं गन्स ऑफ द नेवरॉन, डॉक्टर जिवागो। ये ऐसी फिल्में थीं जो चमत्कृत करती थीं, और किस तरह से सिनेमेटोग्राफी का और ध्वनि का, वो तो 2 स्पीकर वाला सिस्टम आ गया था उनमें, अब तो 1600 स्पीकर लगे हुए हैं, इतने सारे चैनल्स हैं। इस इतिहास यात्रा में हर कदम पर हमने सीखा है और हम आगे बढ़े, हम पीछे नहीं गए हैं। तो इसलिए किसी मलाल की जरूरत नहीं है, गुलाल वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मज़ेदार आपको बात बताता हूँ। आप अपने इंद्र सभा की 2 पंक्तियाँ फिर से बोलिए, बिना गाए हुए भी। राजा हूँ मैं कौम का, इंदर मेरा नाम, बिन परियों की दीद के मुझे नहीं आराम। इसमें कितने उर्दू शब्द आ गए? वो तो कालांतर में हो गए ना, ना। आज स्थिति ये है कि इंद्र की सभा में उर्दू शब्द कहाँ से आ गया? अभी तक आपको खत्म कर दिया गया होता। ये तो सही कह रहे हैं आप, मजेदार सांस्कृतिक भाषा की यात्रा है। पृथ्वीराज पर जो सबसे बड़ा आरोप था कि पृथ्वीराज के समय उर्दू कैसे बोल सकते हैं, फारसी कैसे बोल सकते हैं। तो जब तमिल में फिल्म आई तो पृथ्वीराज तो तमिल बोल नहीं रहे थे। तेलुगु में जब फिल्म आई तो पृथ्वीराज तेलुगु में तो नहीं बोल रहे थे। हमारे सभी पौराणिक धारावाहिक अब डब हो रहे हैं। और ये किसने कह दिया आपको? अगर कल को मैं अंग्रेजी भाषा में इस फिल्म को बनाता तो सारे के सारे फिर वो आ गए उन सारी बातों पर कि इसमें जो है वो इस्लामिक दुनिया का बहुत सारा चित्रीकरण है। तो जिन सिंबल्स की हम बात करते हैं कि ये हिंदू सिंबल है, एक समीक्षक ने कहा कि देखिए इसमें से बिंदिया गायब हैं। मैंने कहा जरा ध्यान से देखिए। मैंने कहा चलिए मैं आपके सब बातों को मानता हूँ। मैंने कहा यदि ये शुद्धिकरण का प्रोसेस यदि शुरू करना है तो आप मुझे एक बात बताइए कि हिंदू देवियों के जो कैलेंडर आर्ट में हम लोग नथनी देखते हैं ये आप कब बाहर करेंगे? इसलिए कि नथनी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है, कालिदास के साहित्य में कहीं नहीं है। और चूंकि मैंने चाणक्य के समय इस पर खूब काम किया था, नागार्जुन कोंडा 2nd सेंचुरी एडी पहली बार अब उसका डिपिक्शन देखते हैं। मेरे कहने का संक्षेप में तात्पर्य है हिंदू जीवन में या हमारे समाज जीवन में अब इतनी सारी सभ्यताएं और संस्कृतियां मिल गई हैं कि आप उसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। मैंने इस पर एक पूरी सूची तैयार की गई थी कि दिन में जितने आप शब्द बोलते हैं वे किस किस देश से आए हैं, जो खान पान है आपका। आप रोटी शब्द इस्तेमाल करते हैं, अब फिर कई लोग बना रोटी शब्द तुर्की शब्द है, रोटी हम लोग बनाते ही नहीं थे। हाँ, वो इस प्रकार से कई चीजें हमारे जीवन में अभी हैं। आपने जो कमीज पहन के रखी है ये कमीज भी भारत की नहीं है। तो जिनको भारत का गौरव सिर्फ सिनेमा में देखना होता है, उनसे यदि हम पूछें कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे भारत का गौरव बढ़ता है, तो उनके पास इस बात का कोई उत्तर नहीं होगा। सारी जिम्मेदारियां वो फिल्म मेकर पर। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उसमें भी इतिहासकार आते हैं, और मैं भी गया था। तो मैंने कहा था हम लोग इतिहास पर बात करें या काव्य पर बात करें, क्योंकि मैंने तो कहा ही नहीं है कि मैं ऐतिहासिक फिल्म बना रहा हूँ। मैंने तो पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है उसके आधार पर फिल्म बनाई है।
परंतु समस्या हमारी अभी की है, जैसे अनंगपाल तोमर का जो भी इतिहास रासो कहता है, जो उनकी 2 बेटियां हैं, 2 अलग परिवारों में गई हैं, तो किसी तरह से वे संबंधी भी है, ये हम कैसे दिखा सकते हैं, ये उनकी चिंता। जो प्रमाणन बोर्ड के सदस्य हैं, तो मैंने कहा क्या करूं, बोले इसको बदल दीजिए। तो मैंने काव्य को बदल दूं, बोले हाँ जी बदल दीजिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं कई बार अपने साथियों से कहता हूं कि मैं वो दिन बहुत, मुझे कभी आश्चर्य नहीं होगा कि एक दिन हमारे आर्ष मंत्र को भी वो बदलने के लिए कहेंगे, इसलिए कि उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। जी, आपने आशुतोष गोवारिकर की बात की थी, तो मुझे एक फिल्म याद आ रही है, मोहनजोदारो, जो बहुत लोगों ने नहीं देखी और काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, पर मैंने देखी हो, क्योंकि मुझे आर्कियोलॉजी में भी थोड़ा इंटरेस्ट भी है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में थी। उसमें जो मेहनत उन्होंने रिसर्च में की है वो सच में काबिले तारीफ़ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट से बात की और जो एक थियोरी सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है वो वहाँ तक गए, उतनी गहराई में गए। डॉक्टर वसंत शिंदे हैं डेक्कन कॉलेज के फेमस, जी आप जानते हैं, तो उनसे उन्होंने बातचीत करके उसका लास्ट सीन जो है फिल्म का, कि ये दिखाया गया कि सिंधु सिविलाइजेशन जब ख़त्म हो गई, शायद बाढ़ आई, प्रलय आई, तो फिर वो नई नदी के पास जाते हैं और कहते हैं ये हमारा नया देश होगा, गंगा है ये नदी। मगर लोगों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि कितना ज़्यादा रिसर्च उस आदमी ने कितनी मेहनत करके ये निकाला था। तो वो एक बात मैं कहना चाहती थी कि मतलब फ़िल्म में कितनी मेहनत होती है, कितनी लगन से लोग काम करते हैं, उनमें लोग जहाँ अप्रिशिएट करना चाहते हैं वो करते नहीं हैं। और दूसरी जो मिथोलॉजिकल, हम पौराणिक कथाओं की बात कर रहे थे, तो कितनी तरह अलग अलग कथाएं। अब चलिए, अब हम राम राज्य की अगर बात करें फिल्म की, महात्मा गांधी जी ने एक ही फिल्म देखी थी और पसंद की थी अपने जीवन में, 1943 की, बड़ी प्यारी फिल्म थी, विजय भट्ट जी की, बड़े प्यारे गाने, और उस वक्त शोभना सामंत जी को सच में लोग समझ लेते थे, सीता जी हैं, जहाँ जाती थी लोग घेर लेते थे, पैर छूते थे। वही बात अरुण गोविल जी के साथ बाद में हुई। अब जो हम देख रहे हैं ट्रेंड तेलुगु फिल्मों का, खासकर राजमौली की 2 बड़ी फिल्में बहुचर्चित और बहुत ज़्यादा फेमस रही, बाहुबली और अभी RRR, आई डोंट नो आपने देखी कि नहीं, मैंने देखी थी। RRR में 2 कैरेक्टर हैं, राम और भीम, जो हिस्टोरिकल नहीं है, तो इसमें इन्होंने हिस्ट्री और मिथोलॉजी मिक्स किया है, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मुझे लगता है हर तरह की स्टोरी के लिए एक अपनी जगह होनी चाहिए, कि आप अप्रिशिएट कर सकें कि ये वो श्री राम नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि श्री राम एक जो व्यक्ति थे जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषोत्तम, तो उनकी जैसी क्वालिटीज़ इस कैरेक्टर में, इसलिए उस वक्त उसने फिल्म में दिखाया कि वो श्री राम के रूप उसने लिया। इसी तरह भीम जो सबसे शक्तिशाली, सबसे निडर योद्धा माने जाते हैं, तो वो भीम का कैरेक्टर उसमें आता है। तो इस तरह की हर तरह की फिल्मों के लिए मेरे ख्याल से जगह होनी चाहिए, हर तरह के सब्जेक्ट के लिए फिल्म मेकर को एक पूरी छूट होनी चाहिए कि वो किस तरह इमेजिन करता है अपने कैरेक्टर में, किस तरह का वो देखता है उस कैरेक्टर को। तो ये लास्ट हम इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें और फिर ऑडियंस से 1-2 सवाल ले लेंगे। देखिए, समय तो अगले सत्र का हो गया है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? बताइए। माइक लें। हाँ, मोहल्ला 80 की बात कर काशीनाथ सिंह जी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक पे इन्होंने बनाया, और ये अद्भुत फिल्म थी। और इतनी लड़ाइयाँ मैंने की जी बहुत प्यारी अदालत तक गया, और उसका परिणाम ये हुआ, आप सब में से कुछ लोगों ने डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का नाम ज़रूर सुना होगा। इस समय संस्कृत के प्रकांड पंडित भारत के। मैं यहाँ तक दुखी हो गया कि मैंने अपने जीवन में कभी गाली नहीं दी है किसी को, देता नहीं हूँ, लेकिन वो फिल्म का विषय था और उसको रखा। कई तरह के केस, कई थानों में FIR, भेलूपुर थाने के पास से मैं गुजरता नहीं था, अभी भी वहाँ एक है लेकिन उसको लेकर फाइनली मैंने त्रिपाठी जी से प्रार्थना की कि संस्कृत साहित्य में गालियाँ इस पर कहाँ हैं, और उन्होंने उस पर एक पूरी पुस्तक लिख दी है जो किसी भी दिन प्रकाशित हो जाएगी। पूरे भारतीय साहित्य में, प्राचीन साहित्य में, वैदिक साहित्य में आपको स्थान स्थान पर, वही नहीं जो लोग नहीं जानते, पत्थरों में खोदी हुई है, शिलालेखों में गालियां खोदी हुई है,
दान पत्रों में गालियां खोदी हुई है, लेकिन जरूरी है उसके लिए आप वहां तक पहुंचे, पढ़ें। ये सारा का ये अगर मुझ पे संकट ना आया होता तो मैं ये काम नहीं करता। इंद्र को लेकर जो जो कुछ लिखा है, यदि वो हम कह दें दर्शकों को तो लोग हम पागल समझेंगे। ठीक है सर, हाँ कालिदास। ये सत्र काफ़ी लंबा चल गया है और द्विवेदी जी और हमारे दोनों के एक बहुत अच्छे मित्र अभी नहीं रहे, अरुण जी। अरुण बाली जी, और उन्हीं के घर शायद सन 90-91 में जब नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। हाँ, हाँ। 88। 88 88, 88 बिल्कुल 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 88, जब मैं ढाई आखर बनाने वाला था और आप चाणक्य बनाने वाले थे, तब मैंने हुजूर एक शेर आपको मैं अर्ज करता हूँ और आप ही की कृपा है वो शेर। वो ये है कि तोड़ दे मनहूसियत, मनहूसियत में क्या धरा, तोड़ दे मनहूसियत, मनहूसियत में क्या धरा, आ गया जश्न अदब में अब तो पगले मुस्कुरा। आ गया जश्न अदब में अब तो पगले मुस्कुरा, तब लिखी थी उन्हें 88 में। इसका अगला शेर है कि संतरी के आखिरी अल्फाज थे जब बम फटा, बड़ा सस्पेंस है इसमें। संतरी के आखिरी अल्फाज थे जब बम फटा, मुफ्त में भी दे तो मत देना किसी से संतरा। और एक था सर कि मेरे हर अरमान पर भी इस तरह फेरा गया, मेरे हर अरमान पर भी उस तरह फेरा गया जिस तरह चाणक्य के सिर पर फेरा था उस तरह। तो अपने दर्द को बांटने के लिए, अपनी तकलीफ़ों को साझा करने के लिए हम सिनेमा का सहारा लेते हैं, और हम ये जानते हैं कि जो दुख दर्द हम झेलते हैं सिनेमा वाले भी झेलते हैं, भले ही किरदार बन के झेलते हैं, भले उनके बारे में अंग्रेज़ी में बात करते हैं, लेकिन वहाँ आए तो उनसे भोजपुरी बुलवा लो, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम जो भाषा बुलवा लो, डबिंग कर देंगे और फिर रबिंग कर देंगे, उस भाषा से उनका कोई मतलब नहीं। तो भाषाओं के साथ फिल्म का सरोकार एक अलग विषय है, भाषाओं में तथ्य परकता एक अलग विषय है। तथ्य सारे अनुसंधान परक होते हैं, अनुसंधान में संधान के कौन किस पे साध लेता है और कौन अपने वहाँ की धान काट के ले जाता है, ये कोई तय नहीं कर सकता। इसलिए इस अनंत काल तक चलते हुए विषय को मैं चाहूँगा कि आप विराम दें, आपकी वाणी में विराम दें। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी और चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी। इस सत्र को यहीं ख़त्म करते हैं। अब हमारे अगले पैनलिस्ट भी आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।